हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज से क्लास 8 की एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी पहले जैसे कि मैंने कहा था आप सभी को कि 6 to 10 हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। सो क्लास 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 9th और क्लास 10th अभी 7th और 8th करना है, तो इन्हें भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी ज्योग्राफी हमारी कवर अप हो जाएगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और चैप्टर्स यहाँ पे आपके कुछ 5 चैप्टर्स है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है और इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है ना। सो पहला चैप्टर संसाधन रहेगा, रिसोर्स को समझेंगे और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं ना। तो संसाधन की बात करते हैं तो भाई वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है ना, रिसोर्स बना देती है हमारे लिए। वो सारी ही वस्तुएं, वो सारी ही चीज़ें अपने यूज़ के बेसिस पे ना, कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह से अपने लाइफ में, जीवन में कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट, हम संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। तो संसाधन कई तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव में एक तरह से वर्गीकृत इसको किया गया है। ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित और ऐसी चीज़ें इवन जो मानव खुद भी एक तरीके का एक संसाधन ही है ना। तो कैसे चीज़ों को समझते हैं हम। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो सारे ही आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं आप समझ चुके हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से हम नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन आपके इसी नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों से बन जाता है। अब ये नवीकरण संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो वे सारे ही संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं या पूरित किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। ये सारी ही कैसे हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका भंडार असीमित है, जितना चाहें हम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमेशा हमें पूरित होता रहेगा, असीमित वक्त तक उपलब्ध रहने वाले हैं, चाहे हम जितना ही उपयोग क्यों ना करें। ठीक है, तो ये सारे ही आपके क्या कहलाते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरण में कौन कौन से आते हैं, तो भाई वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, यानी कि एक तरह से लिमिटेड मात्रा में है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी काफ़ी ज़्यादा अधिक है ना। मतलब इतना दोबारा आपके इस्तेमाल करने के लिए बनना, मतलब आपकी 2-3 पीढ़ियाँ आ जाएंगी, इतना वक्त लग जाएगा यहाँ पे। तो वक्त काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कोयला बनने की बात करें, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोग के लिए होती हैं और ये कैसी हैं, ये अनवीकरणीय है, यानी कि इनके पुनः से दोबारा से बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, हजारों साल अगर हम देखें तो लग जाते हैं फिर से बनने में, तो इस वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी ही ऐसे संसाधन हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी ही इसी के उदाहरण हो जाते हैं। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि नवीकरण क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपको बस समझना है ना कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं ना। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं लेकिन उनका रूप थोड़ा सा बदल के और इंसान उनको अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए उनको एक अलग रूप दे देता है, जिसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं ना। जैसे हम लॉ एस की बात करें तो ये उपलब्ध तो नेचर में ही होता है, प्राकृतिक रूप से ही होता है, जिसको हम लोहे के रूप में प्रॉपर बना लेते हैं और उससे फिर उसका इस्तेमाल हम बहुत तरह की चीज़ों में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपकी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब ये मानव संसाधन आखिर क्या है ना, वे लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और साथ में प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम कब कर पाएंगे, पहली चीज़ तो हमारे अंदर स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हम तभी किसी चीज़ का इस्तेमाल अलग तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में साथ हमारे पास कुछ ना कुछ प्रौद्योगिकी भी तो होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहेगा तो हम उन चीज़ों को, भाई लॉ एस के से लोहा निकालना इतना आसान थोड़ी ना, उसके लिए प्रॉपर चीज़ें चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो प्रौद्योगिकी का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। ठीक है, क्या है, इंसान, ह्यूमन बींग्स को हम मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, कि इंसान ही तो है स्किलफुल भाई। ठीक है, और कौन है, किसके द्वारा ये चीज़ें करी जाएंगी, इंसानों के द्वारा करी जाएंगी, तो वो इस तरह से वो कहलाते हैं
और बात करते हैं संसाधन संरक्षण की बात करेंगे, टॉपिक है आपका। तो भाई संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरण यानी कि ऊपर ही हम पढ़ के आ रहे हैं, वापस से उनको एक तरह से वापस से जीवन मिले, फिर से वो उत्पन्न हो, इस तरह के इन्वायरमेंट उन्हें देना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमें इस तरह से चीज़ों को आज इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित बना रहे, है ना। और ऐसा नहीं करना है ना कि हमें आज मिल रहा है तो हम दोनों हाथों से खुले आम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कल की हम चिंता ही नहीं करते कि कल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब ये सतत पोषणीय विकास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर आपका लास्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि प्री एक्सप्लोर जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहीं पर सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है ना। सीडीपी की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, एसएसटी की क्लासेस और सीडीपी, ये 2 क्लासेस अब अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आउट होता है, हम अदर चीज़ों को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। और बाकी क्लासेस मैंने बताई ही कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हमने कवर अप कर ली हैं। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ें करनी है कि हर एक पक्ष का हमें ध्यान रखना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ना कि घटानी है चीज़ें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। तो ये पॉइंट्स थे, आई होप आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप चाहें तो बिल्कुल इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करिए आप चैप्टर को पढ़ने के बाद, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं लास्ट में, आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। ये सीटेट में आपकी एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन में यहाँ पे कराऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सेकंड चैप्टर है जहाँ पे भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं ना। सो यहाँ पे छोटा सा फैक्ट दिया गया है, इस बॉक्स में आप देख सकते हो कि भाई विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वह निर्जन है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका भूमि की बात करेंगे तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी आपका इंक्लूड होता है, शामिल होता है। यानी कि एक तरह से अगर हम देखते हैं तो जो लैंड है वो भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए ना। और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भाग है वो भूमि है। अब भूमि के उपयोग की बात करते हैं तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कृषि के लिए, वानिकी, खनन, सड़क बनाने, उद्योगों की स्थापना के लिए ना। हर तरह से हम भूमि का उपयोग इस तरह से करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन सकता है एग्जाम में, उस पर आते हैं। भाई भूमि संसाधन संरक्षण की बात करते हैं ना कि लाइक जो भी भूमि से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोग आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी कि जो हमारा भूमि है उसे हम बचा कैसे सकते हैं उस ज़मीन को। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उस जगह पे लगा रहे होते हो, है ना, और रासायनिक कीटनाशक हो गए, उर्वरक हो गए, इनके ज़्यादा उपयोग पे थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, उन पर रोक लगाइए ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भूमि है उसको हम बचा सकते हैं और स्वच्छ भी रख सकते हैं। मृदा की बात करेंगे, सॉइल की बात करते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही मृदा कहलाती है। ठीक है, यानी कि भूमि की ऊपरी जो लेयर उसे हम एक तरह से मृदा कह सकते हैं। भूस्खलन की बात करते हैं ना, तो भूस्खलन क्या है और किस तरह से चीज़ें होती हैं। सो भाई जब लंबे समय तक आपने देखा होगा भारी वर्षा हो रही हो, मतलब पर्टिकुलरली चल ही रही है ना, कई दिनों तक बारिश हो रही है, तो भूस्खलन जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती है ना। और मतलब कोई पहाड़ का टुकड़ा हो या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अपने जगह से ढह जाता है और उससे ही हम भूस्खलन कहते हैं ना। तो इस तरह से, और मार्ग भी कई सारे अवरुद्ध हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर दिखाया गया ना, इस जगह से मिट्टी हट करके पूरा ये फैल गई, जिसके कारण से कई तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। अब न्यूनीकरण क्रियाविधि यानी कि जो भूस्खलन है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो भूस्खलन की जो सिचुएशंस बनती हैं वो कम हो या फिर ना हो। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें दी गई, कई सारे पॉइंट्स दिए गए आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा जिसे हम देख लेते हैं ना, भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे जो प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण। यानी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं ना तो पेड़ क्या करेगा भाई, उसको मिट्टी को बांध के रखता है ना, अपनी जड़ों जो भी उसकी रूट्स होती हैं उस वहाँ पर क्या करेगा, वो मिट्टी को बांध के रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर आप उस जगहों पर लगा के रखते हैं तो वहाँ पर भूस्खलन की जो स्थिति है कम से कम पनपती है। ठीक है,
तो सबसे बेहतरीन और एक तरह से किफ़ायती तरीका है, कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मृदा परिच्छेदिका यानी कि जो मिट्टी है, सॉइल है, उसकी लेयर्स ना, किस लेयर पे कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी लेयर जहाँ पे ये घास वगैरह पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं ना, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये आप देख रहे हो। उसके नीचे जस्ट पाई जाती है बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, और इसके बाद येलो वाला जो पोर्शन है आच्छादित चट्टानी पदार्थ है, और उसके बाद जनक चट्टान यानी कि मेन एक तरह से कह सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जो फैक्ट दिए ना, आप चाहें तो इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और क्या आप जानते हैं भाई, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ना, मृदा जो सॉइल है उसको जब वो बनती है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट देखोगे, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। साथ में समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये सारे फैक्टर्स ना। उच्चावच, टुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है ना। बाकी सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। ये ऐसे फैक्ट हैं जो कि सॉइल को एक तरह से अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं निगेटिवली, आप समझ रहे होगे। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय की बात कर लेते हैं ना। तो भाई मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मृदा के निम्नीकरण के कारण बन जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं, पशु अतिचारण कर रहे हैं, यानी कि उनको ज़्यादा चराने का काम हो रहा है ना, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कीटनाशक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से क्या होती है, मृदा का कहीं ना कहीं दोहन देखने को मिलता है ना। अब कौन से तरीके हैं जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, तो कुछ तरीके दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। फिर सीटेट कह लीजिए या फिर आपका BPSC, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, मल्च बनाना। अब ये मल्च बनाना क्या होता है, जैसे कि आपके घर में भी गमले होंगे ना, तो उन गमलों में क्या करते हैं आप, ऊपर से एक तरीके से जो घास फूस कह लीजिए ना, जो सूखी सूखी पत्तियां होती हैं या गोबर का एक तरीके से खाद बना के ना चीज़ों में क्या करते हैं, आप पौधों में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसी को कहते हैं मल्च बनाना, यानी कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, उसके क्या होता है कि जो नमी है मृदा की, सॉइल की, वो बनी रहती है। ठीक है, अब वेदिका फार्म की बात करेंगे तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, पिक्चर्स देख के चीज़ें आपको बेहतर समझ में आती हैं। अब वेदिका फार्म क्या है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ना, जैसे कि ये ढालू भूमि है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है, वेदिका बनाया जाएगा, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरह जीने बना दिए जाते हैं, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, जिससे कि जो मृदा का अपरदन है वो कम से कम हो। समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं क्या होती है ना, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ना। ये जैसे कि आपके यहाँ भी खेत वगैरह होगे तो आपने देखा होगा ना कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन है या फिर खेत है और इसके चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं ना, ताकि एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह ना, जिसका नाम दे दिया गया रक्षक मेखलाएं, और ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। उसके बाद आपके नेक्स्ट हो जाएंगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं, तो रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चट्टान बांध बना दिया गया या फिर बीच चट्टान बांध, और नेक्स्ट है आपका बीज की फसल उगाना। अब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि ज़्यादा बारिश से सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं ना, मतलब पूरा एक लाइन में देखोगे आप, लेकिन अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं ताकि जो वर्षा की वजह से जो दोहन हो रहा है मृदा का, उसको रोका जा सके। अब हम बात करते हैं भाई जल की। ठीक है, तो जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण यानी कि एक ऐसा संसाधन है जो कि असीमित है। ठीक है, मतलब उसका आप कितना ही इस्तेमाल कर लीजिए पर वो ख़त्म नहीं होने वाला है। भूपृष्ठ का 3/4 पोर्शन जो है जल से ढका हुआ है, इसीलिए हम अर्थ को, पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से भी कहते हैं ना, ब्लू एक तरह से प्लैनेट भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुए थे। जो भी हमारे महासागर हैं वहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागरों का जल एक तरह से कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय होता है, और मानवीय उपयोग के लिए
उपयुक्त नहीं माना जाता है ना, मतलब आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो ऐसे नॉर्मल पानी को। लवण जल केवल 2.7% है ना, इस पॉइंट को ध्यान देने वाला है कि पानी तो हमारे अर्थ पे इतना है, लगभग 3/4 भाग पे पानी है, लेकिन उसमें से इस्तेमाल करने लायक कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि एक तो फ्रेश वाटर हो गया 2.7%, आप देख सकते हो 70% भाग जो है उसमें भी आपका बर्फ़ से ढका हुआ है, जो कि इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलता है। अब ये फैक्ट आप देख सकते हो, लगभग वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो है 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़ करके 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई थी। ठीक है, और मान लीजिए कोई नल है जिससे एक एक बूंद करके पानी टपक रहा है, सो नल एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है, ख़राब कर देता है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने देख ली। अगले फैक्ट पे पहुँचते हैं। भाई जो जल है या फिर जो भी इस तरह से चीज़ें हैं, अब पानी आपने देखा होगा ना, वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा। ये पानी की मात्रा जो है हमेशा एक जैसी कैसे बनी रह जाती है ना, तो इसके पीछे का कारण है ये वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल है जो कि चीज़ों को सर्कुलेट करता रहता है। अब वाष्पीकरण यानी कि जो भी नदियाँ वगैरह होती हैं उनका जल वाष्पित हो करके, ठीक है, मान लीजिए नदी है और सनलाइट से वाष्पित हो करके ये ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पर जा करके क्लाउड्स में बदल जाएगा। और क्लाउड्स जब बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, तो वापस से क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है और फिर से वही पानी आपका नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जल चक्र कहते हैं या फिर वाटर साइकिल कह सकते हो आप। जल उपलब्धता की समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी भी पाई जाती है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे पानी तो है बट कैसा है, खारा पानी है, वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी देखने को मिलती है। ये सभी जगहें स्पेशली आपको मैंने बता दी। ठीक है, जल संसाधन है उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो बहुत से तरीके हैं जल संसाधन को संरक्षण करने का। ठीक है, जिनमें से जो अगर हम इम्पोर्टेंट स्प्रिंकलर की देख रहे हो आप, इस तरह से पानी को अगर आप बचाना चाहते हो तो पौधों में अगर पानी डालते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो ना, जो कि पानी क्या कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है, एक तरह से छिड़कने का काम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है और सभी पौधों में पानी भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो खैर पॉइंट की बात करते हैं, है ना। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं, ताकि टपकन विधि भी कह सकते हैं ना, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है ना। इस फैक्ट पे ध्यान देंगे। खैर ठीक है, ड्रिप विधि का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बूंद बूंद करके पानी आपका पहुँचता है पौधों तक, इवन उनके जड़ों में ही डायरेक्टली वो चीज़ें पहुँचाई जाती है ना। तो जहाँ पे वाष्पीकरण यानी कि एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान में, जहाँ पे पानी की कमी भी है और साथ में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत तेज़ होता है ना, तो इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल जहाँ पे आपका स्थल मंडल भी आता है, जल मंडल भी इंक्लूड होता है और वायुमंडल भी इंक्लूड होगा, तो उसे हम जैव मंडल कह देते हैं। अब पारितंत्र क्या है, तो भाई सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इसी को एक तरह से क्या कहा जाता है, आपका पारितंत्र कह दिया जाता है। अब हम पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो लैटेक्स हो गया, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे ना, कागज़ भी इवन हमें प्लांट से, पौधों से ही मिलता है। जानवरों की बात करेंगे तो शहद हमें मिलता है मधुमक्खी से ना, परागण, फूलों के परागण में मदद करते हैं ये ना, मतलब तरह तरह के हमें फूल मिल जाते हैं। चिड़ियों जो है अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है, और गिद्ध जो है ना मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक का काम करता है, यानी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है ना, क्योंकि भाई शुद्धता ही तो दे रहा है। जो सड़ी गली बेकार चीज़ें हैं, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई जानवर की डेड बॉडी भी हो सकती है, और उसको खा करके वो क्या कर देता है, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करता है, अपमार्जक का काम करता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वितरण की बात करेंगे तो भाई वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थल का निर्माण हुआ है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इनके जो पत्ते होते हैं ना वो कांटेदार होते हैं, ताकि वो पानी उनसे वाष्पीकरण कम से कम हो। और मोमी सतह वाली भी होती है, काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो मोटी मोटी और एक तरह से मोम की तरह आपको महसूस होगा।
ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होता है। ठीक है, मॉस और लाइकेन आपको जो ये ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे जहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है देखने को मिलेगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण की जब बात करते हैं ना, तो इनके लिए, इनको संरक्षण देने के लिए ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है उसने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल और इस तरह की चीज़ें स्थान बनाए हैं जहाँ पे जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षा प्रदान किया जा सके ना, कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? तो उनका शिकार, मतलब हद से ज़्यादा जब शिकार किया जाता है तो फिर वो जीव एक वक्त के बाद गायब हो जाता है ना अपने पर्यावरण से। अब ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकता एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। और भाई भारत में अगर हम देखते हैं तो शेर हो गया, चीता हो गया, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित कर दिया गया। इनकी हत्या कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फौना फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे और जानवर दोनों ही इसमें एक फौना और फ्लोरा में आपके आ जाते हैं, की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पंछियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब जिन जानवरों के शिकार पर रोक लगा दिया गया है उनका शिकार कोई नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल निश्चय ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक फैक्ट दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। ये कृषि से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर। इससे रिलेटेड फैक्ट जो है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द के एगर और एग्री से हुआ है, जिसका अर्थ है मृदा या फिर कल्चर कह सकते हैं, और ये एक तरह से कृषि से रिलेटेड है। ओवरऑल आप समझ चुके होंगे। समझते हैं भाई यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के मैप में आपको जो ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, यानी कि कृषि से रिलेटेड भूमि इन जगहों पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब ये फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, आपको ये समझिएगा। अलग अलग फसलें हैं और उनको उगाने को क्या कहा जाता है ना, जैसे कि सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन को कहते हैं, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, यानी कि स्पेशली विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में जो मत्स्य यानी कि मछलियों का पालन किया जाता है तो उसे पिसीकल्चर कहेंगे। विटीकल्चर द्राक्षा यानी कि अंगूर की खेती को कहा जाता है। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं, यानी कि वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना, इसे ही कहा जाता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब कृषि तंत्र की बात करते हैं तो ये कृषि तंत्र क्या है, ये पिक्चर के थ्रू आप देख लीजिएगा। एक छोटा सा बस आपको देखना ही है सिंपली ना, कि भाई कृषिगत भूमि को कृषि पद्धति यानी कि निवेश क्या करते हैं हम, प्रक्रम क्या होता है यानी कि जुताई करना, बुआई, छिड़काव, और निर्गत क्या होता है तो भाई हमें फसल मिल जाती है रिजल्ट में। भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश क्या होते हैं? भौतिक निवेश ये होते हैं ना जो पर्यावरण से चीज़ें हमारे खेतों को मिलती हैं, और मानवीय यानी कि जो ह्यूमन बींग इंसान इस्तेमाल करते हैं और उसको और बेहतर बनाने के लिए कृषि को। अब कृषि के प्रकार जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए सिर्फ जो कृषि करी जाती है ना, उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। अब ये जो है आपको कुछ दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, इनको भी डिटेल में समझ लेते हैं। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, यानी कि अपने पूरे परिवार के साथ मिल करके वो जो खेती करेगा और अपने जीवन यापन के लिए ओवरऑल ये कह सकते हैं। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है? तो इसे ही स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण भी कहा जाता है, यानी कि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण ये दोनों आपके आदिम निर्वाह कृषि में शामिल होते हैं। अब 1 to 1 इन्हें समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं तो स्थानांतरित कृषि क्या हो जाता है भाई? आपको भी पता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, और यहाँ पे तो छोटा सा टॉपिक दिया गया है। अगर आप क्लास 10th में करते हो तो आपका ये ओवरऑल चीज़ें कंप्लीट हो जाती है ना। तो फिलहाल समझते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काट करके, मेन यहाँ से आपकी डेफिनेशन शुरू हो रही है ना। मान लीजिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे कई तरह के घास फूस, खरपतवार, वृक्ष उगे हुए हैं, उनको काट करके जला करके वहीं पे, यानी कि उस ज़मीन के टुकड़े को क्लीन करना, साफ़ करना, जो भी खरपतवार पेड़ पौधे थे उसको वहीं पर जला देना।
और इसी भूमि में क्या करते हैं लोग, जो कृषक होते हैं वो कृषि करेंगे, है ना। और इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। अब कौन कौन सी कृषि कर सकते हैं, जैसे कि मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को इसमें उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वे भूमि को छोड़ देते हैं। मान लीजिए इन्होंने कई बार इस भूमि पे खेती करी और एक टाइम के बाद इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं कर देंगे, कोई अलग उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन्होंने काट कर जला दिया, यानी कि भूमि की जो अपनी उर्वरक क्षमता थी उसी का वो इस्तेमाल करते हैं। और एक वक्त के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो उस टुकड़े को छोड़ करके और दूसरे ज़मीन के टुकड़े की तरफ वो चल देते हैं। इसे ही कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, और साथ में इसे कर्तन एवं गहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि झूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, और लदांग मलेशिया में कहते हैं। चलवासी पशुचारण की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये वाली जो कृषि है एक तरह से चलवासी पशुचारण है, प्रचलित है। इसमें होता क्या है, तो पशुओं को एक तरह से चारा खिलाया जाता है, चारे के लिए ही यहाँ पे चीज़ें उगाई जाती हैं स्पेशली। और पशुचारण जो पशुचारक होते हैं मुख्यतः उनमें कौन कौन से जानवर होंगे, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ, ये सारी चीज़ें ये पालते हैं और इनसे कई तरह की आवश्यकताएं हैं जो ये अपनी पूरी भी करते हैं। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाएगा। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होता है। कौन कौन सी, एक वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गया, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। अब इन्हें भी हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, चीज़ें जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करेंगे तो ये इस तरह की कृषि जो है स्पेशली उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज के लिए प्रमुख माने जाते हैं। गेहूँ, मक्का, ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेशली यहाँ पे उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि की बात करेंगे तो ऐसी भूमि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है ना। तो मिश्रित यानी कि भोजन के साथ साथ पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में इस तरह की मिश्रित जो कृषि है वो की जाती है। रोपण कृषि क्या होती है, तो ये देख सकते हो आप, रोपण कृषि यानी कि एक तरह की फसल को काफ़ी लंबे मतलब एक तरह से बड़े क्षेत्र में, बड़े खेत में एक ही तरह की फसल को उगाना, उसे रोपण कृषि कहा जाता है ना। और वाणिज्य के पर्पस से ही किया जाता है, कॉमर्शियली ही इनको उगाया जाता है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका कॉमर्शियली खेती करी जाती है, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, काजू, रबड़, केला, कपास, ये एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल यानी कि सिर्फ केले ही केले आपको किसी खेत में नज़र आ सकते हैं ना। चाय की खेती दिख सकती है या फिर कहवे की खेती दिख सकती है, तो उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। और के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ होता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय की अच्छी खेती की जाती है। अब कुछ मुख्य फसलें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये सभी खाद्य फसलों के अंतर्गत आते हैं। जूट और कपास रेसे कहे जाएंगे, और चाय और कहवा एक तरह से पेय फसलों की कैटेगरी में आते हैं। चावल की बात करेंगे तो चावल जो है ना, यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल मानी जाती है। ठीक है, कौन सी फसल, तो खाद्य फसल मानी जाती है। कौन सी, चावल। और चीन चावल के उत्पादन में अग्रणी है, उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में भी आपको देखने को मिलता है। साथ में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी लगभग साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है चावल की। गेहूं की बात करें तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के वक्त में जब फसल को काटा जाएगा तो काफ़ी तेज धूप की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी जगह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे गेहूं उगाया जाता है। मिलेट की बात करते हैं तो इन्हें मोटे अनाज भी कहा जाता है। ठीक है, कम उपजाऊ और बलुई मृदा में इनको उगाया जाएगा। मिलेट के अंतर्गत आपका ज्वार, बाजरा, रागी स्पेशली भारत में उगाए जाते हैं। साथ साथ में नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में भी इनका उत्पादन किया जाता है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का को ही कॉर्न कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में इसकी कई तरह की रंगी बिरंगी फसलें आपको देखने को मिल जाएंगी ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मक्का जो है उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, भारत और मैक्सिको में भी इसकी खेती करी जाती है। कपास की बात करते हैं तो यह काली और जलोढ़ मृदा में सबसे बेहतर तरीके से इसका खेती किया जाता है। चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र में कपास के अग्रणी उत्पादक माने जाते हैं और इसकी हेल्प से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पटसन की बात करेंगे तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया ना कि सुनहरा रेशा कौन सा है, तो पटसन है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। कॉफ़ी की बात करेंगे तो इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी देखने को
मिलता है। और कॉफ़ी से रिलेटेड एक रोचक कहानी दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। चाय जो कि एक बागानी फसल है या पेय फसल भी कह सकते हैं, इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए ना, उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में जो चीज़ें होती है ना, वो कई सारे रिसोर्सेज है जहाँ से कच्चा माल आता है और उनका विनिर्माण करते हैं हम एक तरह से, और उनको और यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके रूप को बदल करके उन्हें और अधिक मूल्यवान और दूसरा रूप एक तरह से उनके जो प्राकृतिक रूप था उसको परिवर्तित करके और यूज़फुल बना देंगे। जैसे कि पेड़ों से क्या बन जाते हैं भाई, लाइक जो भी लकड़ियाँ होती हैं उनकी हेल्प से तो पन्ने बनाए जाते हैं, कागज़ बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लिखने में करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक मूल्यवान वस्तु में चेंज कर दिया हमने। तो बस इसे ही हम एक तरह से इंडस्ट्री, उद्योग कहेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण किस बेसिस पे किया गया है, तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया। तो पहला है कच्चा माल। अब कच्चा माल के आधार पर, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से हमें मिल रहा है, फार्मिंग के थ्रू मिल रहा है। कृषि के आधार पर खनिज के आधार पर, यानी जो खनिज पदार्थ मिलता है, समुद्र पर आधारित है चीज़ें और वन पर आधारित है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है, कृषि से, खनिज, समुद्र और वन। तो इन चारों को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। कृषि की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एक तरह से कृषि के माध्यम से चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत ही आपके आ जाते हैं। खनिज आधारित की बात करेंगे तो खनिज पदार्थ आपको पता ही है, बहुत से अयस्क हैं जिनको हम लाते हैं और उन्हीं की हेल्प से कई सारे ऐसे वस्तुएं हैं ना जिनका निर्माण उनकी हेल्प से किया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क हो जाएगा ना, अयस्क से ही, लोहा जो होता है वो उसके अयस्क से ही निर्मित होता है ना। अयस्क आपको पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। मान लीजिए अयस्क क्या होता है, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनन के द्वारा उनको निकाला जाएगा। और मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है जिसमें, और इसमें अयस्क है, लोहे के अयस्क पाए जाएंगे, तो ये हमारे लिए, लाइक इसको अयस्क ओर का नाम तभी दिया जाएगा जब इसमें लगभग 80% ओर प्रेजेंट हो। ठीक है, आयरन ओर, और वेस्टेज कितना हो, सिर्फ और सिर्फ 20%, तब इसे हम एक तरह से ओर कह सकते हैं, यानी कि अयस्क का नाम दे पाते हैं ना। तो इस तरह से चीज़ें हमें मिल जाती हैं। समुद्री आधारित, समुद्र के आधार पर अगर हम देखते हैं तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। और जैसे कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, इसके ही कुछ उदाहरण हो जाएंगे। वन की बात करेंगे तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से प्राप्त लकड़ियों की हेल्प से ही चीज़ें करी जाती हैं। आकार के आधार पर हो जाएगा तो आकार के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, एक लघु आकार के उद्योग और दूसरा वृहद आकार के उद्योग। अब एक कुटीर उद्योग या फिर घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं। अब ये छोटे पैमाने के उद्योग माने जाते हैं जिसमें एक तरह से, जैसे टोकरी हो गई, टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और अन्य हाथों के द्वारा जो निर्मित चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो सारी ही कुटीर उद्योग में आ जाती हैं। आगे देखते हैं तो जैसे कि रेशम की बुनाई हो, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन करना ये बड़े उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि वृहद आकार के उद्योग माने जाते हैं। स्वामित्व की बात करेंगे तो स्वामित्व यानी कि अधिकार। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो होते हैं निजी और स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाएगा। निजी या सार्वजनिक दो तरह के होते हैं स्वामित्व। निजी का मतलब जहाँ पे व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई उद्योग किया जा रहा होता है तो उसे निजी कह दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कह देंगे, निजी कह दिया जाता है। लेकिन सार्वजनिक का मतलब जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया हो और वो हर एक व्यक्ति के लिए ना, उस देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ें होती हैं, तो उसे हम सार्वजनिक कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, आपकी सार्वजनिक हो जाती हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग की बात करते हैं तो इसमें जो स्वामित्व या संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का ही एक उदाहरण माना जाएगा। सहकारी क्षेत्र उद्योग की बात करते हैं तो इसमें स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। एग्जाम्पल में आपको आनंद मिल यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण माने जाएंगे, यानी कि सहकारी जहाँ पे मिल करके साझे में चीज़ें करी जाती हैं। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाते हैं, तो इस पिक्चर में आप देख पाओगे वो सारी ही फैक्टर्स जो एक तरह से किसी उद्योग को प्रभावित करते हैं ना। अब भाई कोई भी इंडस्ट्री वहीं पे लगाई जाती है जो कि उसको उस इंडस्ट्री को चीज़ें महंगी ना पड़े ना। जैसे कि हम और को लाइक कोई जो पत्थर है जिसमें आयरन के गुण पाए जा रहे हैं,
ठीक है, एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो उसे ओर तभी कहा जाता है जब लगभग उसमें हमारा फ़ायदा हो। 80% ओर हो आयरन का और वेस्टेज सिर्फ 20% हो, तभी उसे ओर कहते हैं। उसी तरह से कोई भी इंडस्ट्री भी वहीं पर लगाई जाती है जहाँ उससे उसको जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइट ले लीजिए, परिवहन ले लीजिए, संचार की बात करेंगे, श्रम हो, पूंजी हो, है ना, हर एक चीज़, कच्चा माल हो, है ना, जो कि और है जिसे कह सकते हो आप, तो वो सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएँ, तो वो सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, उस इंडस्ट्री को और लाइक एक तरह से बेनिफिशियल कह सकते हो ना। तो ये सारे फैक्टर जितने आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, ये सारी चीज़ें एक इंडस्ट्री के लिए अच्छी मानी जाती हैं और इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती है जो इनके आसपास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, ईजिली, आसानी से और सस्ते में मिल जाए। ठीक है भाई, लाभ चाहिए तो उसके लिए तो ये ज़रूरी होगा कि हम अपने अनुकूल ही इंडस्ट्री लगाएं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे देखते हैं, औद्योगिक प्रदेशों की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे जगह हैं, प्रदेश हैं जो कि इंडस्ट्री के बेसिस पे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका और पश्चिमी और मध्य यूरोप की बात करेंगे, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, ये मुख्यतः यहीं पे किया जाता है। यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हो ये सभी जितने भी आपके एक तरह से पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री जहाँ जहाँ लगाई गई है शो किया गया है ना। अब भारत के स्पेशली हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ना। अब भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो मुंबई, पुणे के समूह में देखा जाता है, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश और अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश एवं कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये सब इंडिया के हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब औद्योगिक विपदा, अब जहाँ जहाँ पे उद्योग होता है वहाँ पे किसी न किसी तरीके की दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। एक जो काफ़ी फेमस है और आज तक लोग इसको भूल नहीं पाए हैं ना, तो ये कौन सी औद्योगिक दुर्घटना थी, जैसे कि भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं ना। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रही और इसे औद्योगिक दुर्घटना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस जिसे हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, कौन सी गैस, ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हुई थी और इसका प्रभाव आज तक देखा जाता है। लगभग इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी इस त्रासदी में और लगभग 35,000 लोग मर गए थे भाई। ठीक है, और आज भी इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्र शोध विकृतियाँ, इन सभी से पीड़ित ही देखे जाते हैं। ठीक है, और ये चाइना में भी एक त्रासदी हुई थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप ऊपर देख करके आए हो। प्रमुख उद्योगों का वितरण की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उन्हें सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अब विश्व के प्रमुख उद्योग में उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग माना जाता है। जहाँ पे लोहा और वस्त्र उद्योग है ये काफ़ी पुराने हैं, अभी उभरता हुआ आपका ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जैसे कि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, जापान और रसिया, यहाँ पे स्पेशली लौह इस्पात का उद्योग आपको देखने को मिलेगा। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं। तो लोहा इस्पात जो कि और आपको कहाँ कहाँ पे स्पेशली मिलता है, तो देखते हैं भाई। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। यानी कि जो लोहा के अयस्क होता है, यानी कि लौह अयस्क जो होता है, इससे इस्पात बनाने की प्रक्रिया में कई सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे कि कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है ना, और प्रगलित का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक, यानी कि जितने में मेल्ट हो जाता है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको तपाना और तपा करके निष्कर्षित किया जाना। ठीक है, शुद्धतम रूप एक तरीके से कह सकते हो, शुद्ध रूप मिल जाता है उसका, तो इसे ही प्रगलन कहा जाता है। ठीक है, प्रगलित होता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात कहलाएगा। अभी इस्पात क्या है आप समझ गए हैं, जो कि लौह अयस्क होता है उसी से मिलता है इस्पात, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, ये हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ खैर आप पिक्चर में भी देख पाओगे ना, ये है झोंका भट्टी जहाँ पे इस तरह से चीज़ों को क्या किया जाता है, उबाला जाएगा या ना प्रगलित किया जाएगा, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाए तो।
आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई जो इस्पात मिला है उसको हम अदर उद्योगों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी जो इस्पात है इसमें एल्यूमिनियम, निकल, तांबा ये सब चीज़ें मिला करके इनको कठोर बनाया जाता है ताकि जो चीज़ें इनसे बनाई जाए वो थोड़ा सा हार्ड हो और इस्तेमाल की जाए, ठीक है। या फिर जब भी इस्पात में दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं तो उसे मिश्र धातु भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से अधिक धातु में मिक्सचर हो जाता है ना। 1 टन इस्पात बनाने के लिए ये आप प्रोसेस देख पा रहे हो, 8 टन कोयला की ज़रूरत पड़ जाती है, 4 टन अयस्क चाहिए होता है यानी कि आयरन ओर जिसे कहते हैं हम, और 1 टन चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो इतनी चीज़ें जब इस्तेमाल होती हैं तब जा कर के कहीं 1 टन इस्पात का निर्माण होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस्पात जो है प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड यानी कि बैकबोन कहा जाता है ना। मेरा बैकबोन के इंसान भी ख़राब है और भारत देश में कह लीजिए या फिर कहीं भी जिसका भी बैकबोन है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है उसके लिए। तो इस तरह से ये हुआ और आगे देखते हैं तो सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे कि भिलाई हो गया, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, ठीक है। दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो कि 4 राज्यों में फैले हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में देखने को मिलता है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत करी गई थी। बाद में जो ये साकची है ना, साकची का ही नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया गया था। ये जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी तो उन्हीं के नाम पे इसका भी नाम रख दिया गया ना। ये आप देखोगे पूरा जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति ना किस तरह से है और किस तरह से चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पिट्सबर्ग की बात करेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर। सो क्लास 8 का आज लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 5, और जो कि है मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स किस तरह से है, ये हमें इस चैप्टर में समझना है और साथ में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे ना। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे हम कह सकते हैं कि इंसान हमारे लिए एक संसाधन है। देखिए हमारे आसपास प्रकृति में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका इस्तेमाल आखिर अगर हम कर पा रहे हैं ना, जो चीज़ें हम अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन बनाता है, इंसान ही तो बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो लोग ही जो होता है ना, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के, उस राष्ट्र के जो लोग हैं वो सबसे बड़े संसाधन माने जाएंगे ना। इस तरह से आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण की। तो जनसंख्या का वितरण किस तरह से चीज़ें होती हैं, इस लाइन को पढ़िएगा भाई। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब दक्षिण और उत्तर आपको पता ही होगा, ये ग्लोब में ये जो मिड लाइन है इसे हम विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कह सकते हैं ना, जैसे इक्वेटर बोलेंगे। और इसके ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तर का है और नीचे वाला दक्षिण का ना। तो उत्तर में इन कंपेरिजन ऑफ दक्षिण ज़्यादा लोग निवास करते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में रहते हैं। और वो कौन से 2 महाद्वीप हैं, एक एशिया है और दूसरा अफ्रीका है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं। और वो कौन से 10 देश हैं, तो वो 10 देश आप इस मैप में देख सकते हो, छोटा सा जो ग्राफ बना हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग चाइना में रहते हैं, भारत में यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया और जापान। तो ये 10 देश सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो लगभग 60% जनसंख्या इन्हीं 10 देशों में समा जाती है ना, बाकी बचे हुए आपके अदर कंट्रीज़ में रहते हैं। और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हो ना कि किस कॉन्टिनेंट में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको एशिया कॉन्टिनेंट में नज़र आएंगे ना। उसके बाद आप देखोगे तो चीज़ें आप पिक्चर के बेसिस पे समझ पाओगे कि और सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, तो ओशिनिया में रहते हैं। मतलब जनसंख्या के बेसिस पे अगर आपको अरेंज करना हो चीज़ें तो आप ईजिली अरेंज इनको कर पाएंगे। इस ग्राफ से आपको इजीली याद हो जाएगा ना कि सबसे ज़्यादा लोग एशिया में रहते हैं, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका में ना, ये कलर के लोग आप देख पा रहे हो। अफ्रीका के बाद देखेंगे तो यूरोप में ना, येलो कलर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड देन आपका अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका में लोग रहते हैं। एंड उसके बाद रेड कलर में आप देख रहे हो लगभग 4 लोग हैं ना, उसके बाद अमेरिका। और सबसे लास्ट में या फिर कह लीजिए सबसे लीस्ट जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो आपके ओशिनिया महाद्वीप में होता है ना। ओशिनिया का मतलब जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सारा आपका कहा जाएगा। तो ये जनसंख्या के बेसिस पे आप सभी महाद्वीपों को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर हम भारत की जनसंख्या के औसत घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर में निवास करते हैं। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं ना, आखिर किस जगह पे सघन जनसंख्या पाई जा रही है, कहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जा रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं ना। तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें स्थलाकृति कैसी है, यानी कि वहाँ पे पहाड़, पर्वत, पठार देखने को मिल रहे हैं, या मैदानी क्षेत्र है। भाई देखिए मैदानी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा निवास करेंगे इन कंपेरिजन ऑफ पर्वत और पठार, क्योंकि यहाँ पे
खेती कर पाना, विनिर्माण करना, बिजनेस करना, सेवाएं जो हैं इस तरह से ये इजीली किया जा सकता है कहाँ पे, मैदानी भागों में, जबकि पर्वतीय और पठारी भागों में चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से भाई स्थलाकृतियों के बेसिस पे देखने को आपको मिलता है कि गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र माने जाते हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं ना, यानी कि वहाँ पे कम जनसंख्या देखने को मिलेगी, जबकि जब मैदानी क्षेत्रों में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या नजर आती है ना। जलवायु के बेसिस पे भी चीज़ें डिसाइड होती है ना, कैसी मृदा कहाँ पे होगी, कम उपजाऊ मृदा है, ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा नजर आएंगे, जहाँ कम उपजाऊ होगी वहाँ पे कम नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी और चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए ना, क्योंकि यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है। जल की बात करेंगे तो पानी तो बहुत अवेलेबल है ना, बट वो पानी कैसा है ये भी डिपेंड करता है ना वहाँ आसपास अगर लोग रहने जा रहे हैं तो, क्योंकि जो मीठा जल है ना, स्वच्छ जल है, वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो उस तरह का जल जहाँ पे अवेलेबल होता है उसे ही लोग प्राथमिकता देते हैं और वहीं पे निवास करते हैं। खनिज की बात करेंगे तो बिल्कुल खनिज वगैरह कहाँ पे है उस ये भी एक फैक्टर आपका देखा जाता है, जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका को हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो कि भौतिक कारक में इंक्लूड होते हैं। और बात करेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, तो इन्हें भी देख लेते हैं। आर्थिक कारक की बात करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे हुए क्षेत्र है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं लोगों को, इसलिए लोग उस तरफ भाग रहे होते हैं। सांस्कृतिक कारक की बात करेंगे तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वाराणसी, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी, इन सभी जगहों में आपको ज़्यादा जनसंख्या नजर आएगी। सामाजिक कारक की बात करते हैं तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे देख सकते हो। जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं तो जनसंख्या परिवर्तन यानी कि जनसंख्या का बढ़ना या तेजी से घटना, इसे ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, वो फिर पॉजिटिवली भी हो सकता है और निगेटिवली भी हो सकता है ना, तो दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही रूपों में उन्हें हम जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। अब बात करते हैं अभी यहाँ पे वो 3 फैक्टर है ना, वो 3 कौन से फैक्टर है, एक्चुअली ऐसा चैप्टर आपको क्लास 10th में भी बताया है मैंने, थोड़ा सा और डिटेल में वहाँ पे चीज़ें हैं ना, यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ें बताई जा रही है ना। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे जनसंख्या वितरण डिपेंड करती है ना, तो जन्म दर हो, मृत्यु दर हो और साथ में प्रवास, वो कौन से फैक्टर हैं जो जनसंख्या परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। अब इन तीनों फैक्टर को हमें समझना है यहाँ पे। फिर जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है, जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाएगा, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति जीवित हैं तो उसे जन्म दर कह दिया जाएगा। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी देश की ना, राष्ट्र की जनसंख्या परिवर्तन को जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के बेसिस पर डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि का भी कारण हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ना तीनों चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे भाई। प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर समझ गए क्या है। प्रवास एक अन्य कारण होता है ना जनसंख्या परिवर्तन का। किस तरह से, जिससे जनसंख्या के कारण परिवर्तन होता है, लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो भारत के हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस जाते हैं, या फिर अपने ही देश में वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, और तो इसे ही एक तरह से प्रवास कहा जाएगा। अभी उत्प्रवासी क्या है, अप्रवासी क्या है, इसे भी समझ लेते हैं ना। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी यानी कि अपने देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाकर के बस जाना, और अप्रवासी क्या होता है, जो दूसरे देश से आकर के हमारे देश में बस जाते हैं, उसे अप्रवासी कहा जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं और कहाँ पे जनसंख्या का इस तरह की इन कारणों से उनकी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा हुआ है ना। तो फिलहाल इस मैप में भी आप देख सकते हो कि विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें और किस तरह से कहाँ पे ये पैरामीटर्स दिए गए हैं ना, इस बेसिस पे आप यहाँ पे देख पाओगे पूरे वर्ल्ड में। जनसंख्या संगठन की बात करते हैं तो ये क्या है, तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश माना जाता है। ठीक है, और
जनसंख्या संगठन जो है संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है। ये सारी चीज़ें इसको लेकर के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जिसे जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है ना, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है ना। जनसंख्या पिरामिड क्या है, इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जनसंख्या पिरामिड है और इस तरह के कई जनसंख्या पिरामिड दिए गए हैं। केन्या का पिरामिड हो गया ना, जैसे कि ये आप देख सकते हो जनसंख्या पिरामिड ना। यहाँ पे जन्म दर से मृत्यु दर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उम्र बढ़ती जाएगी तो मृत्यु दर बढ़ता जाएगा। स्त्री पुरुष का प्रतिशतता दिया गया है। यहाँ पे भारत का पिरामिड है और इधर दिया गया है जापान का पिरामिड ना। तो इस तरह से ये चीज़ें रही। आई होप समझ पाए होंगे आप। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। और यहाँ पे क्लास 8th की कंप्लीट क्लास आपको दी जा रही है, यानी कि एक वीडियो में आप पूरा क्लास 8th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर पाओगे ना। सो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। CDP की क्लासेज ऑलरेडी आपके स्टार्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही पर्पज से, दोनों के लिए ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाता है यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।